सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में स्कोर कैसे बढ़ाएं? सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में स्कोर बढ़ाने के लिए तो तुम्हें जो है वो तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। एक तो पहली बात तो मतलब एक तो हमें क्वेश्चन तो अच्छे से पता हो ही ऑब्वियसली, और एक हमारी जो है वो वोकेबलरी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो। कई बार क्या होता है कि अपन को कुछ कुछ लिखना होता है तो अपन बहुत लंबा लिख देते हैं उसको, और जब लंबा लिख देते हैं तो भाई उस चीज को 2 लाइन में लिख दिया या एक पूरा लाइन जो है वो लगाई, और अगर पास अपने साथ पास में कोई अच्छा शब्द होता तो अपन एक शब्द के अंदर उसको सल्टा देते। तो ऐसा होता है ना, वो एक बड़े शब्दों के लिए वन वर्ड टाइप की जो चीजें होती हैं वैसे वन वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। वाक्यांश के लिए होता है ना एक शब्द होता है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वो आपके अच्छे याद होने चाहिए, और वो अच्छे याद होंगे तो आप कम शब्दों में ज्यादा बातें जो है वो लिख पाओगे। फिर अपन जब भी कोई लाइन लिखें तो कोशिश करो कि उसमें कॉमा लगा लगा कर बहुत सारी बातों को जो है वो लिख दिया जाए, या फिर कोई भी आप चीज यूज करो तो उसके एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में ले सकते हो कि भाई आपने जैसे मान लो जीएसटी का आंसर लिख रहे हैं कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में क्या लिखेंगे, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष कर है जिससे एक राष्ट्र एक कर सिद्धांत को लागू किया गया है। ऐसा करके इसकी क्या बना दी अपने, एक छोटी सी डेफिनेशन। या फिर एक व्यापक बहुस्तरीय मूल्य संवर्धित कर है, ये और भी बढ़िया हो जाएगी। तो आपने ये जो व्यापक बहुस्तरीय मूल्य संवर्धित, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सब उस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव है। जिसको पता है कि हाँ व्यापक का मतलब क्या है, जिसको पता है कि बहुस्तरीय शब्द का मतलब भी कुछ है, जिसको पता है कि मूल्य संवर्धित शब्द का बहुत अर्थ है, तो इन तीनों शब्दों का अर्थ है, और तीनों शब्दों का अर्थ जो है उसके अंदर आया है, और तीनों शब्दों का अर्थ आया है, तो फिर उसकी जो व्याख्या होगी वो कम शब्दों में होगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आइए किसी बात को जो आप लंबा भी लिख सकते थे, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, तो केंद्र और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, इसके लिए इसकी जगह शब्द एक सीधा यूज कर लिया, क्या है, व्यापक कर है, तो व्यापक कर है जिसमें केंद्र और राज्य के शब्द में आ गया, और मूल्य संवर्धित कर है तो अपने आप में आ गया कोई वैल्यू एडेड टेक्स्ट जो है इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस जो है वो भारी होना चाहिए, भारी इन द सेंस कि उसमें बहुत सारा मीनिंग जो है वो हो। तो अब जब खुद ही लिखो तो सोचो कि इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसमें मैं और क्या एडिशन जो है एडिशन कर सकता हूँ, तो वो एडिशन करोगे तो हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव पेपर में जो है ज्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं आती है, सब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी क्या है कि उठपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में उठपटांग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मतलब 1 2 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि तुम्हें कभी पढ़े नहीं थे वो आ गए, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुम्हें क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन पहले देखे हुए भी हैं, क्वेश्चन पहले टेस्ट सीरीज में भी आए हुए हैं, एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में तो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हारे पास में फॉर्मेट होना चाहिए और उस फॉर्मेट को अपन को एज इट इज चिपकाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा जो है वेरिएशंस आता ही नहीं है आपके पास में, अगर आपने पढ़ रखी है बात तो वो एज इट इज ही चिपकाना है। जैसे 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति पर 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो उसके कारण पूछेगा, या प्रभाव पूछेगा, या प्रकृति पूछेगा। ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन है, चाहे उस क्वेश्चन की लैंग्वेज कितना ही घुमा फिरा ले, यही क्वेश्चन जो है वो पूछना है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ ही नहीं सकता। तो अब यही क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, या प्रभाव पूछ रहा है। और नहीं पूछ रहा है तो बताओ, तो भी बता दो। 1857 क्रांति में वो नहीं पूछ रहा है तो भी आप ये बता दो, आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो सही होगा, वो सही माना जाएगा। और कई सारी चीजों के अंदर समानताएं होती है, सिमिलैरिटीज होती है, तो उन समानताओं को खोजने की कोशिश करो। मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण वही है जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण है, और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण वही है जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, तीनों क्या हो गए, एक जैसे ही है। तीनों के कारण जो है एक साथ दिमाग में रखे, तीनों को देखा कि हाँ बस इसमें थोड़ी थोड़ी इनमें नाम के अंदर जरूर अंतर आ रहा है, बाकी मुख्य बातें जो है लगभग एक जैसी है, एक जैसी, तो आंसर जो है तैयार हो जाता है। और इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी नाम जरूर अलग अलग है, गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन, मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग
एक जैसा ही है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। समाज की स्थिति भी, जो सोसाइटी की स्थिति है वो भी लगभग लगभग एक जैसी है। उत्तर वैदिक काल के अंदर जैसी थी वैसे ही वो जो बुद्धिज्म वाला और ये जो काल हुआ उसमें धर्म जो सुधार वाले आंदोलन वो उसमें भी वैसे ही काल थी। फिर मौर्य में भी वैसी ही है, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य भी वैसी ही है, फिर उसके बाद गुप्त में भी वैसी ही है, हर्षवर्धन का काल जो है उसमें भी ऐसी ही है, फिर उसके बाद में सल्तनत में भी वैसी है, मुगल में भी वैसी है, बस फिर जाके लास्ट के अंदर ये अंग्रेज आए और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है कुछ हुआ है। तो सीरीज के साथ में चीजें जो है वो अपने एक साथ रख रखी है, एक साथ रख रखी है, तो उसके आंसर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं। और अब ये क्या है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या ये? आरएएस के साथ यूपीएससी 2024 की तैयारी कैसे क्या करें? यूपीएससी की तैयारी और आरएएस की तैयारी कोई अलग अलग काम नहीं है। यूपीएससी और आरएएस जो है वो अलग अलग ऐसे नहीं, अलग अलग चीजें हो, एक ही चीज है भाई। जैसे एक ही बात है और मतलब अब एक ही बस है, जहाँ से जयपुर से जोधपुर जाओ तो जोधपुर जाना है तो बीच में कहीं अजमेर रुक जाओ, या फिर और आगे जाना तो ब्यावर रुक जाओ, कोई बिलाडा रुक जाओ, जिसको जहाँ उतरना हो। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग रास्ते हैं कि भाई यूपीएससी वाली तो जोधपुर जाती है और आरएएस वाले रास्ता जो है वो भरतपुर जाता है। दो अलग अलग रास्ते नहीं है, रास्ता क्या है, एक ही है, एक ही रास्ता है। दो काफी सारी चीजें एक समान है। अब जैसे मैंने बताया तुम्हें हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री के अंदर यही मौर्य साम्राज्य यूपीएससी में पढ़ना है, यही यहाँ पढ़ना है, अंतर थोड़ी आ जाएगा कोई। भाई आपने इकोनॉमी पढ़ी है या फिर अभी ये एथिक्स पढ़ी है, अब एथिक्स के अंदर जो हमने वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े हैं तो वो वेस्टर्न थिंकर एज इट इज ही है यूपीएससी में भी। यूपीएससी में भी यही पढ़ने पड़ते हैं। इमैनुअल कांट चेंज थोड़ी हो जाएगा कि अच्छा तुमने आरएएस के लिए पढ़ा हो, तुम तो अलग इमैनुअल कांट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। वही कांट है, वही उपयोगितावाद है, वही सुकरात है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन पूछने वाले की अप्रोच में जरूर अंतर है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने वाले की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। अप्रोच अलग कैसे है मैं बताऊं, अप्रोच में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तुम यूपीएससी के पुराने पेपर उठाओ, मतलब मेरी बात पे विश्वास मत करो, खुद जो है वो उसको परखो, और खुद परखने के लिए यूपीएससी के पुराने पेपर उठाओ, पुराने पेपर उठाकर उनको पढ़ने की कोशिश करो। सिलेबस मत पढ़ो, आंसर मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ पेपर पढ़ो। जैसे तुम पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को जब तुम देखोगे तो पहली बार में तो तुम्हें हो सकता है कि समझ में भी ना आए कि क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर जैसे ही तुम धीरे से आराम से उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उस क्वेश्चन का सार तत्व पता लगेगा। और जैसे सार तत्व पता लगेगा तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल सी बात ही पूछ रहा है। एक बार मैं जब दे रहा था तब यूपीएससी में एक ही क्वेश्चन 3 पेपर में पूछा गया, सेम क्वेश्चन, सिर्फ भाषा अलग है, बाकी क्वेश्चन सब जगह एक ही। अर्बन एरियाज में फ्लड आती है तो उस फ्लड आने से क्या क्या प्रभाव होता है और उसके लिए क्या क्या हमें समाधान करना चाहिए। कि जो शहर हैं, शहरों में आजकल बाढ़ आने लग गई है, जैसे मुंबई में बाढ़ आ गई थी, एक बार चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में भी आ गई थी। तो अब ये जो शहर हैं उन शहरों में बाढ़ आती है, तो शहरों में बाढ़ का क्या कारण है और शहरों में बाढ़ का जो स्थिति है इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से फ्रेम किया गया है और 3 अलग अलग तरीकों से फ्रेम करके 3 अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है। अगर हमने इस तरीके से तैयार किया होता है इसको, इसमें आंसर क्या लिखना होता है, इस तरीके से तैयार किया होता है। सिंपल क्वेश्चन ऐसे तैयार करना है, शहरों में बाढ़ के कारण बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, शहरों में बाढ़ का कारण बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहा है। बाढ़ के कारण बता दो, 6, 5, 7 जितने कारण है याद हो गए। शहरों में बाढ़ के कारण के उपाय बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो बता दो। अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इन दोनों को मिक्स कर रहा है, और मिक्स कर रहा है तो तुम भी मिक्स कर दो। तुम्हारे 2 आंसर दोनों को मिक्स कर दो और उसको दे दो, हो गया, आंसर सही हो गया। इतना ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स जो चीज होती है, कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का या उसको हल करने का तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज को पहले तोड़ो। किसमें तोड़ो, सरल चीजों में तोड़ो, और जैसे जैसे उसको सिंपल चीजों में तोड़ते जाओगे तो एक बहुत सिंपल पोजीशन आ जाएगी, एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम आ जाएगी, और उस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर बाकी हर सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो, बाकी को जोड़ते जाओ। गणित में ऐसा होता है, मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहले सिंपल प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है,
सिंपल 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 सिंपल, जो सिंपलेस्ट है वहां तक पहुंच गए, ये सबसे सिंपल बात है, ये सबसे सिंपल बात है, तो इसको हल कर लो। इसको हल किया, फिर इसके ऊपर वाले को, 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 ऐसे करते उनको जोड़ते गए जोड़ते जोड़ते गए, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हल हो जाती। तो यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उस क्वेश्चन को तोड़ो, कि इस क्वेश्चन को जो तोड़ दे, इसमें क्या पूछा है, कारण पूछे, प्रभाव पूछे, कि इसके अंदर जो है उपाय पूछे, क्या पूछे हैं, तो उसमें तोड़ा, और उसके बाद में अपने अलग अलग आंसर बनाए तीनों के, और तीनों के अलग अलग आंसर बनाकर उनको जोड़ दिया तो आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यूपीएससी की तैयारी और आरएएस की तैयारी जो है वो अलग नहीं होती, वो उसमें काफ़ी चीज़ें एक समान है। और मैं तो ये कहूँगा कि आरएएस की तैयारी जो है यूपीएससी से ज़्यादा कठिन है, आरएएस की तैयारी यूपीएससी से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आरएएस का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है। यूपीएससी में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है जितना आरएएस में पढ़ने की आवश्यकता होती है। आरएएस में सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस जो है वो दिमाग का परखच्चे उड़ जाए व्यक्ति के, ऐसे सिलेबस है। लेकिन यूपीएससी में तो बहुत सिंपल सा सिलेबस है, तो सिलेबस ना सिलेबस का नाम, सिंपल से। और क्वेश्चन भी जो है वो अगर पुराने 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो मेंस के क्वेश्चन एक जैसे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी जो मैंने बार बार कहा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में चाहे पेपर कितना ही डिफिकल्ट हो, इतने क्वेश्चन होते हैं हर पेपर के अंदर जो कि किए जा सकते हैं, जिनसे प्रीलिम्स पास किया जा सकता है। प्रीलिम्स पास करो और उसके बाद में मेंस फोड़ दो तो आ जाएगी, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इरा सिंगल